थर्ड पॉइंट में जॉब वर्क की ट्रीटमेंट या फिर प्रोसेस, ट्रीटमेंट और प्रोसेस। वहाँ पे कन्फ्यूजन होती थी कि क्या माना जाएगा इसको, तो यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया कि एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस व्हिच इज़ अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स। जैसे हमने जब हमने जॉब वर्क के जहाँ पे हमने डेफिनिशन पार्ट करी थी, वहाँ पे भी हमने देखा था कि प्रिंसिपल गुड्स जो है, जो ओनर है उसका कोई और होगा, वो हमें एक प्रोसेस करने के लिए, यहाँ पे हमने दाने का एग्जांपल लिया था, दाने से मोल्ड्स बनाए थे, वहाँ पे उसने दाना सप्लाई किया, हमने जॉब वर्कर ने उसके जो है मोल्ड्स बना के उसको वापस कर दिया। तो दाना किसका था? वो मेन ओनर का था। हमें जो है अपने प्रोसेसिंग पार्ट के जो है जॉब वर्क चार्ज मिल जाएँगे, जॉब वर्कर जो है अपने जॉब वर्क के जो है अपने चार्जेस ले लेगा, तो इसको क्या कहा जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 4, ट्रांसफर ऑफ बिज़नेस एसेट। ट्रांसफर ऑफ बिज़नेस एसेट एज से रिलेटेड हमने ऊपर भी करा था, जहाँ पे शेड्यूल 1 में ट्रांसफर ऑफ बिज़नेस एसेट के केस में कंसिडरेशन ना होने पे भी जो है जीएसटी लेवी हो गया था। यहाँ पे जो हम बात करेंगे, यहाँ हमने देखना है कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या फिर वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ट्रांसफर ऑफ बिज़नेस एसेट सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सर्विस होगा। तो यहाँ पे पॉइंट पॉइंट ए कहता है वेयर गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट ऑफ द बिज़नेस आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोजेबल और अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग और द बिज़नेस as so no longer to be form of the asset, whether or not for the consideration, such transfer of disposable is called supply of goods। यहाँ पे वो कहता है जो बिजनेस एसेट है उसने ट्रांसफर कर दिया किसी थर्ड पर्सन को या फिर अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑफ द बिजनेस। जो पर्सन बिजनेस कैरी, जो हमने एग्जांपल लिया था जहाँ पे एक मिस्टर ए जो है अपना बिजनेस रन कर रहा था, फिर उसने अपना बिजनेस जो है शट डाउन कर दिया, तो उसने क्या किया, वो गुड्स जो है, वो मशीनरी जो थी वो ट्रांसफर कर दी थी मिस्टर बी को। तो ऐसे केसेस में उस सप्लाई को क्या मानेंगे हम? सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। तो यही ये बात कह रहा है जहाँ पे अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन वो कैरिंग ऑन द बिजनेस जो चला रहा था, वो जो है ट्रांसफर और डिस्पोजेबल करता है, डिस्पोज ऑफ करता है अपनी मशीनरी, तो ऐसे केसेस में उसको क्या कहेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स। वेयर पॉइंट नंबर बी कहता है वेयर बाय अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस गुड्स हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस पुट टू एनी प्राइवेट यूज और एज यूज्ड, पुट टू एनी प्राइवेट यूज और आर यूज्ड। और इसमें बेसिकली क्या है, उसने क्या करा, उसने जो वो मशीन थी, वो मशीन जो थी उसको यूज करने का राइट दे दिया। उसने क्या करा कि आप ये मशीन जिसकी ओनरशिप उसी के पास है, उसने कहा मैं अब ये मशीन मैंने यूज नहीं करनी, तू यूज कर ले। वो लेकिन उसने कहा मैं महीने का इतना रेंट लूंगा, उसने कहा महीने का मैं इसका इतना रेंट लूंगा, तो ये मशीन यूज कर ले। तो ऐसे केस में क्या हुआ, ओनरशिप तो उसी के पास रही, उसका ओनरशिप उसी के पास रही, तो ऐसे केस में क्या होगा, वो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। ये सब ये शेड्यूल 2 में जो है ये क्लैरिफाई करने के लिए, ताकि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, इसलिए यहाँ पे क्लैरिफिकेटरी चीजें डाल दी गई हैं जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यहाँ पे बिजनेस मशीनरी नॉट इन यूज गिव ऑन लीज टू सम, किसी को किराए पे दे दी, मतलब ओनरशिप, सीधी सी बात है, अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, खाली पोजेशन दिया है, खाली पोजेशन दिया है, तो ऐसे केसेस में वो सप्लाई ऑफ सर्विस रहेगा। राइट। इसके बाद पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर सी इसका कहता है वेयर एनी पर्सन सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन। जहाँ पे वो टैक्सेबल पर्सन था, लेकिन अब वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है। टैक्सेबल पर्सन नहीं रहने की बहुत सारी वजह हो सकती है, वो बिजनेस कंटिन्यू करना बंद कर दे, या उसकी जो लिमिट है, जितने पे रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है, जितने से ऊपर रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है, उससे टर्नओवर उसकी कम हो जाए। तो अलग अलग केसेस हैं, तो जहाँ पे वो अब टैक्सेबल पर्सन नहीं है, वो जीएसटी में उसको रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। डीम टू बी सप्लायर, doomed to be supplier by him in the course of furtherance of business immediately before he ceases to be taxable person, unless business is transferred as a going concern to another person, business is carried on by person representative or deemed to be taxable person। इसमें क्या कहना चाह रहा है ये, वेयर एनी पर्सन जो कि पहले टैक्सेबल था, अब टैक्सेबल नहीं है, पहले था टैक्सेबल, अब जो है इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है मान लेते हैं, ठीक है, अब वो टैक्सेबल नहीं है। एनी गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट और एनी बिजनेस एट इज कैरिड ऑन बाय हिम शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाई। मान लिया जाएगा यहाँ पे वो टैक्सेबल था, यहाँ पे टैक्सेबल था जब तक वो, तो उसने वो कैपिटल गुड्स में आईटीसी भी लिया होगा। अब यहाँ से वो टैक्सेबल नहीं है, तो यहाँ से मान लिया जाएगा डीम टू बी सप्लाइड बाय हिम, यहाँ जो उसका आईटीसी उस कैपिटल गुड्स पे पड़ा होगा,
यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया था 5 लाख की मशीन परचेज़ करी थी, उस पे 90,000 रुपए जीएसटी पे किया था उसने, उसका क्रेडिट ले लिया था। मान लेते हैं उसका क्रेडिट यहाँ तक पड़ा हुआ है। अब वो जो है जीएसटी जो है सीज़ेज़ जीएसटी से बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे उस केसेस में क्या मान लिया जाएगा? उसको डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा और डीम्ड टू बी सप्लाई बाय हिम इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिज़नेस इमीडिएटली बिफोर सेसेशन ऑफ सच टैक्सेबल पर्सन। यहाँ पे जहाँ से वो जीएसटी पे अनरजिस्टर्ड हो रहा है, यहाँ से मान लिया जाएगा कि ये जो 90,000 का क्रेडिट बेसिकली उसका जो है, यहाँ पे उसकी आउटवर्ड सप्लाई मान ली जाएगी। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा। इसकी आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स के जीएसटी मान के 90,000 का जो है उसका जीएसटी खत्म कर दिया जाएगा। जब वो जीएसटी का उसको जब वो जीएसटी में था तो उसका बेनिफिट दे दिया, जैसे ही वो जीएसटी से बाहर आ गया तो जो उसका आईटीसी बचा हुआ था, वो खत्म करने के लिए उसकी आउटवर्ड सप्लाई मान ली गई। बेसिकली ये बात कह रहा है, यहाँ पे कहता है अनलेस लेकिन नहीं मानेंगे, किस केस में नहीं मानेंगे? जहाँ पे बिज़नेस जो है ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पे क्या था? वो बिज़नेस जो है खत्म कर रहा था। यहाँ पे मान लो यहाँ से वो बिज़नेस किसी और को ट्रांसफ़र कर रहा है। यहाँ से किसी और को बिज़नेस ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। ठीक है? मतलब एक तरीके से कंटिन्यू ही चल रहा है, तो यहाँ पे ये जीएसटी ये जो 90,000 यहाँ खत्म नहीं करने चाहिए, जब ये जी कंटिन्यू चल रहा है तो। अगर यहाँ पे लिखा है अगर किसी और को ट्रांसफ़र कर रहा है, जो कि गोइंग कंसर्न है, जो कि रेगुलर काम करेगी आगे, तो ऐसे केसेज़ में जो है वो उसको एक्सेप्शन में डाल दिया। ऐसे केसेज़ में उसका लायबिलिटी नहीं बनाई जाएगी। और सेकंड पॉइंट में कहता है कैरिड ऑन बाय अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हू इज़ डीम्ड टू बी टैक्सेबल पर्सन। मान लेते हैं ये पर्सन जो मिस्टर ए यहाँ पे काम कर रहा था, उसकी डेथ हो गई। अब यहाँ पे जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जो उसका आगे काम कंटिन्यू करेगा, अगर वो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव जो है, वो उसको मान लिया जाएगा वहाँ पे डीम्ड जो है टैक्सेबल पर्सन। पहले मिस्टर ए टैक्सेबल पर्सन था, अब वो उसकी डेथ हो गई, तो उसका जो बेटा है, उसको मान लिया जाएगा। ये मान लो मिस्टर जो है मिस्टर वाई जो है उसका सन है, तो ये मान लिया जाएगा, अब ये डीम्ड टैक्सेबल पर्सन मान लिया जाएगा। होता भी ऐसे ही है जीएसटी में जब कोई प्रोप्राइटर या प्रोप्राइटर के केस में कोई डेथ हो जाती है तो उसके केस में क्या होता है उसका जीएसटीएन जो है ट्रांसफर किया जाता है। उसके अलग-अलग प्रोविजंस हैं। तो ऐसे केसेस में वहाँ पे लिखा गया है तो उसको सप्लाई मान ली जाएगी और डीम्ड उसको मान लिया जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा। एनी गुड्स फॉर्मिंग पार्ट लिखा है ना यहाँ, उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा, ठीक है? और पॉइंट नंबर 5 में बताता है सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में, जहाँ पे वो कहता है क्लैरिटी के लिए। यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लैरिफिकेशन के लिए है। ये नहीं है कि यही ट्रांज़ैक्शंस जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज़ है। ये सिर्फ़ क्लैरिटी करने के लिए है कि रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी पहले तो लैंड एंड बिल्डिंग में भी वहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे भी अलग से स्पेसिफाई कर दिया, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे देते हो, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। तो साथ में कहता है कि आपको जब कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स चल रही है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन चल रही है, सिविल स्ट्रक्चर पार्ट इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें बन रही हैं फॉर सेल टू अ बायर। यहाँ पे लिखता है एक्सेप्ट वेयर द एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेंसी व्हिचएवर इज लेटर। यही मैं ऊपर जो जब मैंने ऊपर इसका रेफरेंस लिया था, जहाँ पे हमने बात करी थी कि जब वो बिक जाती है तो उसके बाद वो उसकी रजिस्ट्री होती है। उसकी रजिस्ट्री होती है तो वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी लगती है, फिर उसपे जीएसटी नहीं लगता। लेकिन उससे पहले कंप्लीशन से पहले जहाँ हमने सेल एग्रीमेंट की बात करी थी, वहाँ पे जीएसटी लगता है। यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया गया तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। तो 2 सी चीज़ें 2 चीज़ें होती हैं, या तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले कंप्लीशन सर्टिफिकेट कौन देगा हमें? कंप्लीशन सर्टिफिकेट अथॉरिटी से मिलेगा ना, एमसीडी वगैरह से मिलेगा कि ये कंप्लीट हो चुकी है। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले या उसकी फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, मतलब पहला पहला कोई भी फ्लोर उसका बिकने से पहले, फर्स्ट ऑक्यूपेंसी से पहले जो है, फर्स्ट ऑक्यूपेंसी ये 2 जो चीज़ों से पहले-पहले जो टेन्योर रहेगा, उस पे जीएसटी लगेगा और जीएसटी जो रहेगा वो सप्लाई ऑफ गुड्स रहेगा। और ये इस इन दोनों से व्हाटएवर इज़ अर्लियर, इन दोनों से पहले, इन दोनों में जो भी पहले हो जाएगा, इसके बाद जो है क्या लगेगी? स्टैम्प ड्यूटी। इसको याद इस तरीके से कर सकते हो, इसका क्रक्स पार्ट याद करना है तो, कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ओनरशिप से पहले जो मिल लगता है वो जीएसटी लगेगा और इस डेट के बाद जो है फिर रजिस्ट्री होगी तो वहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा, वहाँ पे जो है स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। तो इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं।
एक्सप्लेनेशन में कहता है अंडर द यहाँ पे वर्ड यूज किया गया ना, एंटायर कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कंप्लीशन सर्टिफिकेट कौन देगा? वेयर रिक्वायर्ड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी देगी। और कंपिटेंट अथॉरिटी कौन है जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट देगा? मींस गवर्नमेंट, और या फिर अथॉरिटी ऑथराइज्ड टू इशू कंप्लीशन सर्टिफिकेट। या जैसे हम एमसीडी वगैरह ऑथराइज ना, कि हमने भाई नक्शा, ये बिल्डिंग का नक्शा बनता है, वो नक्शा पास कराया जाता है, तो वहाँ पे उस तरीके से जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब दे देती है, तो मान लेते हैं कि ये बिल्डिंग जो है अब ये कंप्लीट हो चुकी है, बन चुकी है टोटल, राइट। वो जो है ये अथॉरिटी ऑथोराइज बाय कंप्लीशन सर्टिफिकेट कौन कौन हो सकता है? अथॉरिटी, आर्किटेक्ट जो है, रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट विद द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट, जो रजिस्टर्ड होंगे वो कर सकते हैं। चार्टर्ड इंजीनियर जो होते हैं वो कर सकते हैं एज अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। लाइसेंस सर्वेयर जो होते हैं वो कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पार्ट हैं। तो कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्शन का मतलब उसमें चाहे एडिशन, उस बिल्डिंग में चाहे कोई एडिशन हो रहा हो, ऑल्ट्रेशन हो रहा हो, रिप्लेसमेंट हो रहा हो, रीमॉडलिंग हो रही हो उसकी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की। हमने मतलब मान लो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसका अलग तरीके से उसकी डिजाइनिंग कर दी, उसके पिलर शिफ्ट कर दिए, इस तरीके से उसकी डिजाइन रीमॉडलिंग कर दी, तो वो सारे के सारा जो भी उसमें चेंजेस करे जाएंगे, ये वो सारे के सारे क्या माने जाएंगे? वो सारे के सारे कंस्ट्रक्शन ही माना जाएगा। तो चाहे वो टेम्परेरी ट्रांसफर, परमिटिंग द यूज और एन्जॉयमेंट, ये सारा चीज़ें क्या मानी जाएँगी? टेम्परेरी ट्रांसफर करा तो क्या वर्ड से ही बता रहा है टेम्परेरी ट्रांसफर है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं है, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। परमिटिंग द यूज, परमिट कर रहा है, उसको यूज़ करने के लिए दे रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा? सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। डेवलपमेंट, डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग, उस प्रेमिसेस से रिलेटेड ये जो भी काम हो रहे हैं, ये सारे के सारे जो हैं क्या माने जाएँगे? ये सारे के सारे माने जाएँगे कि ये जो है सप्लाई ऑफ सर्विस ही है, ठीक है? इसके अलावा एग्रीइंग टू द एप्लीकेशन और रिफाइनिंग ऑफ एनी एक्ट और टॉलरेंस ऑफ एनी एक्ट और सिचुएशन और टू डू एनीथिंग एक्ट। हमने इसके रिगार्डिंग में हमने पहले भी पढ़ा था कि कोई चीज़ ना करने की कंसिडरेशन, कंसिडरेशन जब हम पढ़ रहे थे, जब हमने कंसिडरेशन की डेफिनिशन पढ़ी थी, वहाँ पे हमने देखा था अगर कोई चीज़ ना करने के अगर पैसे वो मिलते हैं, तो ऐसे केसेस में जैसे हमने एग्जांपल भी लिया था, कोई एक नई कंपनी जो है टेलीकॉम इंडस्ट्री में आती है, तो बाकी सारी कंपनी को जो है तो उससे नुकसान पहुँचता है। तो ऐसे केसेस में जो उस नई कंपनी को कंसिडरेशन दी जाएगी, तो वहाँ पे उसको सप्लाई ऑफ सर्विस ही माना जाएगा। ये यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है। तो ऐसे केसेस में उसको क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। तो मान लो उस कंपनी को 2 लाख रुपए मिले, ठीक है? तो ना एक्ट ना शुरू करने के, मतलब कोई काम ना करने के 2 लाख रुपए मिले उसको, तो वो 2 लाख रुपए के ऊपर भी जीएसटी लगेगा और वो 2 लाख रुपए सप्लाई ऑफ सर्विस मान ली जाएगी। तो इसी तरीके से पॉइंट नंबर एफ बताता है ट्रांसफर ऑफ एनी राइट टू यूज़। जहाँ पे भी इस तरीके का राइट टू यूज़ आ गया, तो वहाँ पे आप सप्लाई ऑफ सर्विस माइंड में वैसे ही अज़्यूम कर सकते हैं कि इस तरीके से, क्योंकि हमें उसकी ओनरशिप नहीं मिल रही, उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ राइट मिल रहा है, तो वहाँ पे वो सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगी। जहाँ पे ओनरशिप भी हमें मिल गई, तो वहाँ पे वो सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें तो वो कंपोजिट सप्लाई की बात करता है। कंपोजिट सप्लाई कहेंगे तो वहाँ पे कंपोजिट सप्लाई का मतलब है जहाँ पे 2 चीज़ें हमें इकट्ठे सप्लाई हो रही हैं। एक तरीके से 2 इकट्ठे चीज़ें मिल रही हैं, जिसमें हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट का। वर्क कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनिशन हमने कल सेक्शन 2 क्लॉज़ 119 में पढ़ी थी। यहाँ पे हमने पढ़ी थी ना, सेक्शन 2 क्लॉज़ 119 के अंदर जो है हमने डेफिनिशन पढ़ी थी। किसकी डेफिनिशन पढ़ी थी हमने? वर्क कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनिशन पढ़ी थी। जहाँ पे लिखा था कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। वहाँ पे हमने जोर दिया था इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होना चाहिए, तो इसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट में दे देंगे। एग्जांपल हमने लिया था कि हमने ठेकेदार को दे दिया, उसने वो ही मटेरियल लगाएगा, वो ही अपनी लेबर लगाएगा, उससे हमारा प्राइस फिक्स हो गया कि एक फ्लोर कंस्ट्रक्ट कराने के वो कहता है मैं 20 लाख रुपए लूँगा। तो वो जो है 20 लाख का जो है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे रहा है हमें, जिसमें गुड्स भी वो लेगा अपने, वो गुड्स भी लगाएगा, मतलब मटेरियल भी यूज़ करेगा, साथ में अपनी लेबर भी लगाएगा, मतलब वो सर्विस भी करेगा। इसको हम कहते हैं कंपोजिट सप्लाई। इसको हम कहते हैं
कंपोजिट सप्लाई। तो ये कहता है जहाँ पे कंपोजिट सप्लाई होंगी, मतलब जहाँ पे गुड्स की भी इन्वॉल्वमेंट्स होंगी, प्लस जहाँ पे सर्विस की भी इन्वॉल्वमेंट्स होंगी, जहाँ पे उसने एग्ज़ाम्पल भी दिया वर्क कॉन्ट्रैक्ट का, उसको क्या मान लिया जाएगा? उसमें वो कहता है वहाँ पे उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मान ली जाएगी। उसको क्या मान लिया जाएगा? उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा। इसमें सेकंड में कहता है कि अगर किसी रेस्टोरेंट में हम जाते हैं, तो वहाँ पे हम सिर्फ़ खाना ही नहीं लेते, उसकी एमेनिटीज़ को भी एन्जॉय करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, ऐसे केसेज़ में क्या होता है सप्लाई, ये कहता है सप्लाई बाय वे ऑफ एज़ अ पार्ट ऑफ सर्विस और एनी अदर मैनर बाय व्हाट्सएवर सो कॉल्ड बीइंग फूड और एनी अदर आर्टिकल बीइंग ह्यूमन कंजम्पशन ऑफ एनी ड्रिंक। ठीक है, यहाँ पे अल्कोहलिक लिक्कर को एक्सेप्शन कर दिया क्योंकि उसके ऊपर तो जीएसटी लगना ही नहीं है। क्यों नहीं लगना? ये हम कितनी बार बोल चुके हैं, इसका रीज़निंग तो अब हमें रट जाना चाहिए क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में से ही कॉन्स्टिट्यूशन की जो डेफिनिशन जहाँ पे आर्टिकल 366 12 ए में जीएसटी की डेफिनिशन लिखी गई है, वहाँ से ही इसको बाहर कर दिया है। इसलिए अल्कोहलिक लिकर पे तो कोई बात ही नहीं होगी। इसके अलावा जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पे हम फूड्स भी लेते हैं और उसमें फूड्स लेते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, तो वहाँ पे उन केसेज़ में रेस्टोरेंट्स के केसेज़ में हम उसकी वहाँ पे मानेंगे कि वहाँ पे हम ले रहे हैं सप्लाई ऑफ सर्विस। वहाँ पे हम फूड कंज़्यूम करते हैं, लेकिन वहाँ पे हम जाते हैं एज़ अ एमेनिटीज़ एन्जॉय करने के लिए हम जाते हैं वहाँ पे। खाना तो हम घर बैठ के भी खा सकते हैं, लेकिन हम वहाँ पे पर्पज़ जाते हैं कि एक आउटिंग हो जाती है, एक एनवायरनमेंट अलग क्रिएट होता है। तो वहाँ पे ऐसे केसेज़ में उसको क्लैरिफ़ाई करने के लिए क्योंकि एक कन्फ्यूज़न होती थी कि वहाँ पे सप्लाई क्योंकि हमारे पास वो वेटर सप्लाई भी कर रहा है, हमारे को वहाँ पे रेट भी उसी तरीके से जो है डील करे जाते हैं। तो वहाँ पे हमें सप्लाई भी मिल रही है, सर्विस भी मिल रही है, साथ में हमें फूड भी मिल रहा है। फूड भी मिल रहा है, साथ में सर्विस भी मिल रही है। तो ऐसे केसेज़ में उसको क्लैरिफ़ाई करने के लिए डाल दिया कि रेस्टोरेंट सर्विस होगी, तो उसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा। यहाँ पे रेस्टोरेंट सर्विस एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। यहाँ पे लिखता है सप्लाई बाय वे ऑफ एनी पार्ट ऑफ एनी सर्विस और बीइंग फूड चाहे वो फूड हो, चाहे सर्विसेज़ मिल रहा है, चाहे हम जो है ड्रिंक्स वगैरह ले रहे हैं वेदर सच सप्लाई ऑफ सर्विस इन कैश डेफर्ड पेमेंट कोई भी कंसिडरेशन पे करने का चाहे कोई भी वे हो रेस्टोरेंट में हम कैसे भी पेमेंट कर रहे हैं उससे मायने नहीं रखता वहाँ पे क्या है जो हम सर्विस ले रहे हैं जिसमें फूड भी है वो क्या माना जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी तो यहाँ पे दो चीजों को कंपोजिट सप्लाई में क्लैरिफाई किया गया कंपोजिट सप्लाई में किस किस को क्लैरिफाई किया गया जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज दोनों है पहला क्लैरिफाई किया गया वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज को कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज को और दूसरा कहा गया रेस्टोरेंट सर्विसेज को रेस्टोरेंट सर्विसेज को तो ये दोनों सर्विसेज को कहा कि आप मानोगे इसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानोगे ठीक है ताकि फर्दर कोई इसमें कंफ्यूजन कहीं किसी केस में ना रहे 8 पॉइंट में 7th पॉइंट में कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स में क्या-क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स में कहता है वो माना जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स में शैल बी ट्रीटेड एज़ सप्लाई ऑफ गुड्स कौन-कौन से सप्लाई ऑफ गुड्स होंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन टू इट्स मेंबर इन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर कोई हमारे आरडब्ल्यूए सोसाइटीज़ होती हैं जो कि वैसे अनइनकॉर्पोरेटेड होती हैं जो कि मतलब रजिस्टर्ड नहीं होती, तो वो जो फैसिलिटीज़ मेंबर्स को दे रही हैं, जो वो फैसिलिटीज़ मेंबर्स को दे रही हैं, उसको क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा क्योंकि ये चार्ज भी करते हैं ना कोई आरडब्ल्यूए सोसाइटी हो गई, वो सबसे जो है चार्ज करेगी कलेक्शन हर महीने का कलेक्शन चार्ज करेगी हर एक घर से मान लेते हैं उसने हर एक मेंबर से घर घर को मेंबर कह लो चाहे आप, तो हर एक मेंबर से उसने कलेक्ट करे मान लो ₹1000 महीना, ठीक है? और वहाँ पे 100 मेंबर्स थे, तो 1 लाख रुपए हर महीना जो है वो इकट्ठा हो रहा है आरडब्ल्यूए के पास और आरडब्ल्यूए इसके लिए क्या करेगी? कहीं न कहीं इन मेंबर्स को जिनसे पैसा आ रहा है इनको जो सर्विसेज़ देंगी, फैसिलिटीज़ देंगी, तो इसको क्या माना जाएगा? इसको यहाँ पे क्लैरिफ़ाई करने के लिए माना गया कि इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मान लेंगे। इसको प्रॉब्लम ना हो कि ये सर्विस है या ये गुड्स है, इसको कह दिया कि आप सप्लाई ऑफ गुड्स मान लो। ठीक है? तो ये सारी आइटम्स जो है क्लैरिफ़ाई करा गया कि क्या वो सप्लाई ऑफ गुड्स रहेंगी, क्या सप्लाई ऑफ सर्विस रहेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि यही सिर्फ़ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज़ है, ये सिर्फ़ क्लैरिफ़िकेशन है। शेड्यूल टी इज़ ओनली अ क्लैरिफ़िकेशन बाकी जो मेजर पार्ट है 7 सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ए ही डील कर लेता है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 का ए जो कि कहता है सप्लाई इंक्लूड्स
सेल, ट्रांसफर, ये अलाना फलाना विद द कंसिडरेशन, वो ही इतना मेजर है कि वो सारी चीज़ें कवर अप कर लेता है। फिर भी कुछ ट्रांज़ैक्शन विदाउट वाली होती हैं, वो पार्ट बी सेक्शन 7 उसमें सेक्शन 7 1 सबसेक्शन सी क्लॉज़ सी में चली जाती हैं, और कोई जो है इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन होती है, वो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज़ बी में चले जाती हैं। और ये जो है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ए जो है, वो शेड्यूल 2 को जो है क्लैरिफ़ाई करता है कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स होंगी या फिर वो सप्लाई ऑफ सर्विस होंगी। अब इस अभी तक में मेरे ख्याल से कुछ भी डाउट नहीं रहा होगा। अब एक इसमें हमने सप्लाई में सेक्शन 7 पढ़ लिया, सेक्शन 7 में जो सब सेक्शन 7 1 सी कहता था शेड्यूल 2 के बारे में वो पढ़ लिया, सेक्शन 7 1 ए जो कहता था शेड्यूल 3 के बारे में हमने वो पढ़ लिया। हमारा शेड्यूल 2 जो कहता था वो हमने पढ़ लिया, सिर्फ़ हमारा रहता है सेक्शन में शेड्यूल 3। अब शेड्यूल 3 ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा-सा शेड्यूल है, इसको हम फटाफट करके हम इस तरीके से करते हैं कि हमारा शेड्यूल 3 जो है ये पूरा हो जाएगा। हमारा सेक्शन 7 जो है आज हमारा पूरा हो जाएगा। बस इसमें 5-10 मिनट में हम इसको जो है शेड्यूल 3 जो बात करता है, क्योंकि ये लिंकेज में अगर इसको अगर हम आज छोड़ देंगे तो फिर वो लिंकेज नहीं बन पाएगी। अभी हमारे फ्लो में लिंकेज बनी हुई है, तो हम इसको 15 मिनट लगा के इसको फटाफट जो है इसको क्लोज़ कर लेते हैं, ताकि हमें एक संतुष्टि मिले। हमारा आज 7 सेक्शन 7 जो है सप्लाई मेजर एक सेक्शन था, वो आज हमने इसको कवर अप करा है। सेक्शन 7 शेड्यूल 3 इसको सप्लाई को मैं एक अलग फॉर्म में भी इसके नोट्स मैंने एक और बनाए हुए हैं, क्योंकि ये बहुत तो ना इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। इसको एक अलग तरीके से भी हम पढ़ेंगे, जहाँ पे मैंने बहुत सारे अलग-अलग ना डायग्रामेटिक फॉर्म में भी करे हैं। उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर अप कर लेंगे। लेकिन आज जो है मैं जो एक्ट है, बेयर एक्ट में जो लिखा हुआ है, वो मैं बताने जा रहा हूँ मेनली। इसको हम कल और सिम्प्लीफाई करके अलग इसका एक नोट्स और बनाए हैं, उसमें मैं बताऊँगा। तो एक्टिविटी और ट्रांज़ैक्शन व्हिच शैल नाइदर बी, इसको फटाफट हम क्लोज़ करने जा रहे हैं अब एक तरीके से। शेड्यूल 3 जो है ध्यान से अब एक बार इसको देख लो, जो कि कहता है नाइदर ए गुड्स और नोर अ सप्लाई ऑफ सर्विस। वो गुड्स भी नहीं है, सर्विसेज़ भी नहीं है, तो क्या उनमें जीएसटी लगेगा? अपने आप ही आपके मन से जवाब आना चाहिए कि जीएसटी लगेगा या जीएसटी नहीं लगेगा। तो सब मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि इन ट्रांज़ैक्शन में जोन-सी हम ट्रांज़ैक्शन अब देखेंगे, उन पे जीएसटी लगना है या जीएसटी नहीं लगना, ये आपको आंसर अपने आप मिल जाना चाहिए अगर आपने पिछला पूरा पढ़ा है। मैं आंसर इसका नहीं बता रहा। पॉइंट नंबर 1 कहता है सर्विसेज़ बाय एम्प्लॉयी टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज़ एम्प्लॉयमेंट। जो एम्प्लॉयी अपने एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है, एम्प्लॉयी अपने एम्प्लॉयर को जो सर्विस दे रहा है, वो शेड्यूल 3 में माना जाएगा कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं है और वो सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं है। ठीक है? एम्प्लॉयी अपने एम्प्लॉयर को जो सर्विस दे रहा है, ठीक है? वो इट इज़ नाइदर अ गुड्स, नाइदर अ सर्विस। तो इसलिए सैलरी के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। ठीक है? आज जो गेन करने वाले हैं, हम बहुत अच्छी चीज़ गेन करने वाले हैं, बहुत अच्छी चीज़ क्लैरिटी अगर हमें मिल सकती है इन पॉइंट्स को पढ़-पढ़ के जो हमने पिछले पढ़े और इसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं, तो इनमें किन-किन में क्यों नहीं लगता, कहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं मिलता। हम जब सेक्शन 11 पढ़ेंगे, वहाँ पे भी हम देखेंगे कि एक्सेप्शन किस तरीके से दी जाती है। तो ये सेक्शंस जो चल रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार सेक्शंस है। इसका पॉइंट नंबर 2 कहता है, सर्विसेज़ बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। कोर्ट से हम न्याय माँगते हैं, ट्रिब्यूनल से हम न्याय माँगते हैं। ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है? ये जस्टिस देना काम होता है इनका। ये जस्टिस देना, न्याय देना इनका काम होता है। तो ये जो हमें न्याय दे रहे हैं, वो कोई सर्विसेज़ नहीं है, वो कोई गुड्स नहीं है। वो हमें हमारा जो राइट है, वो दे रहे हैं। तो इट इज़ नाइदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स, नाइदर अ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो इस पे भी जीएसटी मतलब सब पे ही नहीं लगेगा। मैं इसलिए साथ-साथ काटा मार रहा हूँ समझने के लिए। कोर्ट या ट्रिब्यूनल हमें जो सर्विसेज़ देगा, वहाँ पे नहीं लगेगा। थर्ड पॉइंट में फंक्शन परफॉर्म बाय एमपी, एमपी जो काम करता है, एमएलए जो काम करता है, मेंबर ऑफ पंचायत, पंचायत के मेंबर्स जो काम करते हैं, म्युनिसिपैलिटी के मेंबर्स जो काम करते हैं, लोकल अथॉरिटीज़ के मेंबर्स जो काम करते हैं, एमसीडी वगैरह। ये जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये भी अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे केसेस में इन फंक्शंस के ऊपर भी जो है जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं, इनके ऊपर भी जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती।
बी पार्ट कहता है द ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन वो होल्ड एनी पोस्ट इन परसेंस टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस एक्ट इन द कैपेसिटी। जो पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग जो पोस्ट होल्ड करके बैठे हैं जीएसटी से पहले एक्ट के अकॉर्डिंग जो उनको पोस्ट दी गई है, उन पोस्ट पे भी जो उनको जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है, इनको जो मिलता है बेसिकली रेम्यूनरेशन मिलता है, इनको सैलरी नहीं कहा जाता है, इनको जो मिलता है ना ये सारा इनको जो मिलता है रेम्यूनरेशन मिलता है। इन इन चीजों पे जो है जीएसटी नहीं लगता। ड्यूटी परफॉर्म्ड बाय अ चेयरपर्सन और मेंबर और डायरेक्टर और बॉडी एस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इनके जो चेयरपर्सन मेंबर डायरेक्टर इन सबको जो है वो इज नॉट डीम टू बी एम्प्लॉय बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस पोस्ट। तो इन सबको भी मतलब बहुत सारी ये लिस्टिंग है इनके जो है, इन सबको जो है कि कोई भी जो है जीएसटी के एम्बिट में ये नहीं आएंगे। सर्विस ऑफ फनरल ब्यूरियल सैनिटोरियल मॉर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज, जब कोई एक्सपायर हो जाता है उस केस में उससे रिलेट उसके बाद की जो भी चीजें प्रक्रिया होती हैं उन किसी भी चीजों में जो है जीएसटी नहीं लगता। ये पॉइंट नंबर 4 कहता है डिजीज होने के बाद जो भी प्रक्रिया होंगी, पर्सन डिजीज की जो के बाद जो भी प्रक्रिया होती है उसके ऊपर कोई भी जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती। पॉइंट नंबर 5 जो है हमारा थोड़ा मेन निकल के आता है, ये जो है बाकी के तो थियोरटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 5 जो है हमारा निकल के आता है और वो पिछले पॉइंट से जो है रिलेट करता है, जो कि बात करता है सेल ऑफ लैंड। सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग की बात करता है। सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग, पहले हम ये वाला देखेंगे, बीच का पार्ट बाद में कवर अप करेंगे। किसी ने कोई सेल करी लैंड, एक लैंड खड़ी सिर्फ लैंड थी और लैंड ही बेच दी, लैंड ही थी वो लैंड ही एज इट इज बेच दी, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कुछ नहीं, मिस्टर ए की लैंड थी, मिस्टर बी को उसने बेच दी, कैपिटल गेन होगा वो इनकम टैक्स वगैरह का पार्ट है, उसके ऊपर कोई जीएसटी की इम्प्लीकेबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि वो शेड्यूल 3 में फॉल करता है, नॉट अ गुड्स नॉट अ सर्विस। सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग थी एज इट इज बिल्डिंग उसने बेच दी, बिल्डिंग थी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग थी उसने बिल्डिंग बेच दी, तो क्या होगा ऐसे केस पे, उसकी रजिस्ट्री होगी तो क्या होगा, स्टैम्प ड्यूटी पे होगी। अभी हमने ऊपर बात करी ना, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेंसी के बाद जो है वो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, हमने उसके 2 पार्ट कर दिए थे समझने के लिए, बाद में स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, पहले उसमें जीएसटी लगेगा। 2 पार्ट कर दिए थे, बीच में दीवार कौन सी कर दी थी कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, मतलब मकान बनने से पहले पहले की इमेजिन करना है, इसको याद करना है तो माइंड में इमेजिन याद करो, एक बिल्डिंग बन रही है अभी अभी वो बिल्डिंग बन रही है, बनते बनते ही बेच दी, तो वहां पे जीएसटी की जो है एलिजिबिलिटी आ गई, वो तैयार हो गई, रजिस्टर वो जो है सर्टिफाई कर दी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, अब जो है उसकी रजिस्ट्री हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा गया सेल एज इट इज लैंड बेच दी, तो वो ऑब्वियसली वो रजिस्ट्री के दायरे पे आ गई, बिल्डिंग बेची रजिस्ट्री के दायरे पे आ गई। अब यहाँ पे बीच में कहता है सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2, तो हम दोबारा से चलते हैं, शेड्यूल 2 का पैराग्राफ 5 क्लॉज बी क्या कहता था, इसलिए जो है शेड्यूल 3 अभी करने की इसलिए जरूरत थी क्योंकि ये रिलेट करता है कुछ पुराने जो हम पढ़ रहे हैं उससे। तो ये हमने शेड्यूल 2 टू कवर किया था, उसका पैराग्राफ 5 का शेड्यूल नंबर बी जो ये बात कहता है, इसकी बात कर रहा है वो नीचे, इसकी नीचे बात कर रहा है सब्जेक्ट 2 में डाल रहा है, शेड्यूल 3 के शेड्यूल सब्जेक्ट 2 में डाल रहा है। ये कहता था जो कंस्ट्रक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले, जिसका हमने डायग्राम फॉर्म में समझा था कि यहाँ पे जो पहले था वो जीएसटी लगेगा इससे पहले, और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी या कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद जो है स्टैंप ड्यूटी लगेगी, यही बात कहता था यहाँ पे। इसी का रेफरेंस अभी हमने नीचे लिया, तो ये कहता है पैराग्राफ सॉरी शेड्यूल 2 के पैराग्राफ 5 के क्लॉज बी के अंदर जो बात करता है उसका रेफरेंस उसने नीचे लिया, और यहाँ पे वो कहता है सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2, मतलब क्या निकल के आता है, यहाँ पे वो कहता है लैंड जीएसटी नहीं लगेगा, सेकंड वाला ग्रीन वाले पे आ रहा हूं मैं, सेल ऑफ बिल्डिंग जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन
जीएसटी कब लगेगा? वो कहता है जब वो शेड्यूल 2 के पैराग्राफ 5 बी में फॉल कर जाएगा। मतलब 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 ये निकल के आया कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी से पहले की बात कर रहा है वो कहता है उसको छोड़ के, यहाँ पे कहता है सब्जेक्ट टू मतलब इसको छोड़ के बाकी जो है शेड्यूल 3 में आ जाएगा, मतलब बाकी पे जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो शेड्यूल 2 पैराग्राफ 5 क्लॉज बी में फॉल कर गया, मतलब वो पहले वाले पीरियड में फॉल कर गया जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है और अभी कंस्ट्रक्टिंग फेज पे है, अभी बिल्डिंग बन रही है और उस टाइम पे बेच दी, उस टाइम पे बेच दी, उस टाइम से ए ने बी को बेच दी, तो वो वहाँ पे जीएसटी के लायबिलिटी आ जाएगी। मान लो बी ने कल को जो है वो बना के फिर सी को बेची, लेकिन जब उसने बना के सी को बेची तब वो कंस्ट्रक्ट हो चुकी थी, तो फिर उस केस में क्या होगा? उस केस में फिर वो रजिस्ट्री के दायरे पे आ जाएगी। ठीक है ना? 2 पार्ट हो गए, तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट 2 में डाल दिया कि अगर वो पहले वाले फेज़ में है, तो शेड्यूल 3 में नहीं आएगी। क्योंकि शेड्यूल 2 में उसको कवर करके वहाँ पे उसने बता दिया था कि इसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहता था वो क्या कहता था पार्ट बी, 5th का पार्ट बी कहता था, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस मान लेंगे। यहाँ पे था ना ये, सप्लाई ऑफ सर्विस मान लेंगे इसको। ठीक है ना? समझ आ रही है ना कहानी? सप्लाई ऑफ सर्विस मान लेंगे, इसलिए यहाँ पे जब नहीं तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती दोनों बात, इसलिए वहाँ पे सब्जेक्ट 2 में डाल दिया। अगर ऊपर फॉल हो रहा है तब तो जीएसटी लगेगा, लेकिन अगर नीचे वाले केस में फॉल हो रहा है जहाँ पे सेल ऑफ लैंड या फिर सेल ऑफ बिल्डिंग है, तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। यही मैंने इजी करने के लिए यहाँ पे लिख दिया, सेल ऑफ लैंड इज नॉट अ सप्लाई, शेड्यूल 3 कहता है। सेल ऑफ बिल्डिंग इज आल्सो नॉट अ सप्लाई, शेड्यूल 3 कहता है। ठीक है, दोनों ग्रीन वाले लिख दिए पहले। अब यहाँ पे मैंने अलग से लिख दिया ओनली इफ, यहाँ पे अलग ओनली इफ लिख दिया। आप समझ गए होंगे ओनली इफ में क्या आना है, बीच में सब्जेक्ट वाला आना है। ओनली इफ गॉट ट्रांसफर बिटवीन द कंप्लीशन सर्टिफिकेट और बिफोर द फर्स्ट ऑक्यूपेंसी व्हिचएवर इज अर्लियर, अगर इसके बीच में ट्रांसफर हो गया तो वो शेड्यूल बी में फॉल कर गया, तो वहां पे जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, ये होना था इसमें, इसलिए इसमें थोड़ा-सा ज़रूरी था कराना। अब दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट आती है हमारी, जो इम्पोर्टेंट है उसमें थोड़ा-सा टाइम लगा देंगे, बाकी फटाफट ऐसे ही खींच देंगे। एक्शनेबल क्लेम, गुड्स की डेफिनिशन क्यों दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़ी? गुड्स इंक्लूड एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, फिर रेड मार्क कर दिया था मनी एंड सिक्योरिटी, फिर ग्रीन मार्क कर दिया था इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम। मतलब एक्शनेबल क्लेम को क्या कहा था वहाँ पे? गुड्स कहा था। एक्शनेबल क्लेम को वहां पे गुड्स कहा था, मतलब उसको सप्लाई ऑफ गुड्स में हो जाएगा और जीएसटी लग जाना था। एक्शनेबल क्लेम पे भी जीएसटी लग जाना था। अब शेड्यूल 3 में आ गए तो यहाँ पे वो कहता है एक्शनेबल क्लेम, मतलब शेड्यूल 3 में डालते ही उसका क्या मतलब बन गया कि उस पे जीएसटी लगना नहीं। क्यों नहीं लगना? क्योंकि इट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। समझ आ रही है चीजें? कोरिलेट करना बहुत जरूरी है पिछले उससे, इसलिए मैं पुराना पिछले साथ साथ रेफर करा रहा हूँ। एक्शनेबल क्लेम को यहाँ पे एग्जम्प्ट कर दिया, लेकिन डाल दिया अदर देन लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग। इसका मतलब क्या निकल के आता है? थोड़ा माइंड को सोचो, इसमें क्या करना है इसका। एक्शनेबल क्लेम को पहले इंक्लूड किया था, यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया एक्शनेबल क्लेम को, और एक्सक्लूड में से भी एक क्वेश्चन को एक्सक्लूड कर दिया अदर देन में। एक्सक्लूड की एक्सक्लूड क्या हो गया? इंक्लूजन हो गई। इसका मतलब लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग के केस में जीएसटी लगेगा। अदर जो एक्शनेबल क्लेम होंगे उसको शेड्यूल 3 में एग्जेम्प्ट कर दिया। शेड्यूल 3 में एक्शनेबल क्लेम को एग्जेम्प्ट कर दिया, जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग के केस में जो है जीएसटी लगेगा। और इसके जब हम रूल्स पढ़ेंगे ना, जब हम रूल्स के लिए जो वैल्यूएशन के रूल हैं उसमें से ही इसका एक अलग से रूल बताया गया है कि लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग के केस में जो है वैल्यूएशन का रूल जो है इस तरीके से उसमें जीएसटी लगाया जाएगा। उसमें रूल जब हम पढ़ेंगे वहां पे इसका जिक्र दोबारा आएगा, तो वहाँ इसलिए मैं इजी करने के लिए यहाँ पे लिख दिया, समझने के लिए ताकि याद रहे। इसका क्रक्स पार्ट यहाँ पे अलग से नोट कर दिया मैंने। लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग इज चार्जेबल टू जीएसटी एट अ हायर रेट, इसलिए कर दिया क्योंकि वैल्यूएशन के रेट में देखेंगे हम क्या रेट लगता है इसके ऊपर। ठीक है, पॉइंट 6 भी हो गया। पॉइंट 7 कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस टू अ नॉन टेरिटरी टू अ प्लेस टू अ नॉन टेरिटरी। क्या कहता है ये? एक ऐसी जगह से मूवमेंट होना, एक ऐसी जगह से मूवमेंट होना, एक ऐसी जगह पे जो कि
ये मान लेते हैं हमारा इंडिया है, ये मान लेते हैं यूएस है। एक ऐसी जगह से मूवमेंट होना जो नॉन टेरिटरी एरिया पे है, मतलब इंडिया में नहीं है। एक ऐसी जगह पे मूवमेंट होना जो कि नॉन टेरिटरी पे है, वो भी इंडिया में नहीं है। सर्विस प्रोवाइडर बाहर है, सर्विस रेसिपिएंट बाहर है। जब दोनों ही बाहर है तो इंडिया क्या कर लेगा उसमें? उसमें क्या करना है इंडिया में? तो इसलिए ये डाल दिया गया कि ये ऐसी कोई ट्रांज़ैक्शन होगी तो उसपे इंडिया तो टैक्स लगा नहीं है, तो वो भी शेड्यूल 3 में डाल दी गई। लेकिन इसमें अदर देन, अब दोबारा आता हूँ अदर देन पे, ये समझाने के लिए डायग्राम बनाया था। अब इसमें अदर देन पे दोबारा आते हैं। विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। अब जब दोनों पार्टी पे ट्रांज़ैक्शन हुई थी, तब तो इंडिया कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये सर्विस प्रोवाइडर बाहर है, रेसिपिएंट बाहर है, लेकिन ये सर्विस प्रोवाइडर कहता है कि ये जो गुड्स है, ये मिस्टर ए जो कि इंडिया में बैठा है, इसको गुड्स ट्रांसफर कर दो। सर्विस प्रोवाइडर मिस्टर जॉनसन कहता है मिस्टर विलियम को कहता है कि आप जो है ये मिस्टर ए जो कि इंडिया में बैठा है, इसको माल ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ पे जैसे ही माल अंदर आ गया, इंडिया में आ गया, तो इंडिया जाग गया। यहाँ पे कहता है भैया अब तो जीएसटी की बात करेंगे हम, माल आ गया इंडिया में। तो इस केस को हमने एक्सेप्शन में डाल दिया। अदरवाइज जो केस आ गया हमारा, वो नॉर्मल जो ये वाला केस आ गया, जहाँ पे मूवमेंट जो है बाहर ही बाहर आ गई, तो वहाँ पे इंडिया टैक्स कैसे लगाएगा? तो वो शेड्यूल 3 में आ गया। ठीक है? अब नेक्स्ट मूव करते हैं। पॉइंट नंबर 8, लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सप्लाई ऑफ वेयरहाउस गुड्स बिफोर क्लियरिंग फॉर होम कंजम्पशन। सप्लाई ऑफ वेयरहाउस गुड्स बिफोर क्लियरिंग फॉर होम कंजम्पशन। ये क्या होता है? इसको भी समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। ये इंडिया है, ये इंडिया है, ये यूएस का बहुत ले लिया एग्जांपल। अब कहते हैं कनाडा, कहते हैं हमने यहाँ पे कोई चीज़, यहाँ इंपोर्टर, यहाँ ना वेयर हाउस होते हैं, यहाँ पे वेयर हाउस होते हैं, अलग अलग डिपो बने होते हैं जब हम इंपोर्ट करते हैं कोई। तो यहाँ पे वेयर हाउस होते हैं। तो जब तक वेयर हाउस होते हैं ना, वेयर हाउस में गुड्स जब इंपोर्टर इंपोर्ट कराते हैं अपने वेयर हाउस पे रखता है, जब तक वेयर हाउस पे होता है तब तक वो टैक्स नहीं लगता। जब वो वेयर हाउस से रिलीज कराने के लिए आता है बंदा, तो वहां पे वो जीएसटी पे करता है और उसको आईजीएसटी पे करना पड़ता है। ठीक है, अभी इतना सा जस्ट कोरिलेट करने के लिए। जब ये यहाँ से रिमूव कराने आएगा, यहाँ से रिमूव कराने आएगा, इसको रिमूव कहेंगे, जब वो वेयर हाउस से छुड़वाने आएगा, मतलब ये पड़ा इंडिया में ही है, बाहर से आया माल, बाहर से आया, इंडिया में पड़ा है वेयर हाउस, इंडियन वेयर हाउस में पड़ा है। ठीक है, वेयर हाउस प्राइवेट वेयर हाउस भी होते हैं, पब्लिक वेयर हाउस भी होते हैं, लेकिन जो वो पड़ा है वहां पे, जहां से जब वो रिलीज कराएगा तब उस पर जीएसटी लगेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मिस्टर ए ने इम्पोर्ट कराए थे गुड्स, इंपोर्ट कराए थे कनाडा से, इंपोर्ट कराए थे, वेयर हाउस पे पड़े थे। ठीक है, अभी जीएसटी नहीं लगा होगा, जीएसटी पे नहीं हुआ। अब इससे पहले ही वेयर हाउस से रिलीज कराने, ये वेयर हाउस से रिलीज कराता और अपने फैक्ट्री पे ले जाता, इसको आईजीएसटी पे करता। ठीक है, प्रैक्टिकली रिलेट कर पा रहे हो ना, आईजीएसटी पे करता है आरसीएम के अंदर। ठीक है, ये सर्विस रेसिपिएंट, एज अ रेसिपिएंट जो होता, ये प्रोवाइडर कौन है यहाँ पे? बाहर से होता, प्रोवाइडर तो बाहर होता, बाहर से इसने माल भेजा तो ये सर्विस प्रोवाइडर है, इसने यहाँ से रिलीज कराता, तो ये आई आरसीएम में पे करता। तो ये इसने रिलीज कराने से पहले, जब ये रिलीज कराता तो आईजीएसटी पे करता। लेकिन मिस्टर ए के पास ऑर्डर आ गया यूएस से, यूएस से ऑर्डर आ गया कि भैया मेरे को ये इसने गुड्स कोई जो है, इसने कोई गुड्स मंगाए थे, वो इसने, इसका ऑर्डर आ गया। अब ये गुड्स का ऑर्डर आ गया, अब इसने कहा यार अब मैं वेयर हाउस से छुड़वाऊंगा और दोबारा से फिर उसको एक्सपोर्ट करूंगा। वेयर हाउस से छुड़वाऊँगा, बाहर से छुड़वाऊँगा और दोबारा से एक्सपोर्ट करूँगा। अब जब दोबारा से मैं एक्सपोर्ट करूँगा, तो एक्सपोर्ट में हमारे को पता है कि एक्सपोर्ट जो है हम विद पेमेंट और विदाउट पेमेंट दोनों कर सकते हैं। इसको डिटेल में हम अलग से पढ़ेंगे, अभी जस्ट रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि हम वहाँ पे, हम बाहर से मँगाएँगे, जीएसटी पे करेंगे, फिर उस जीएसटी आईजीएसटी का रिफंड लेंगे, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको। तो हम पहले आईजीएसटी पे करेंगे, फिर उसका रिफंड लेंगे। तो ऐसे केसेज़ में अगर वेयर हाउस से ही मूवमेंट हो जाती है, वेयर हाउस से ही मूवमेंट हो जाती है, मतलब बिफोर रिलीजिंग ही मूवमेंट हो जाती है, तो वहां पे भी जीएसटी नहीं लगता एज पर शेड्यूल। अब ये मैं पढ़ा देता हूँ कहाँ पे क्या लिखा था इसके रिगार्डिंग, ये भी पढ़ लेते हैं। ये कहता है पॉइंट नंबर 8,